हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के इस स्पेशल से बैच में, टॉपर्स बैच 2025। तो इस बार जैसे कि आपने देखा था, बहुत बहुत सारे बच्चे टॉपर बने थे। ठीक है, इस बार नंबर है आपका, है ना। और आपको जो है थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो, क्योंकि इस बार जो है अगर आपको सम्मान समारोह में आना है तो बेटा इस बार जो है कितने मार्क्स लाने होंगे आपको? इस बार के सम्मान समारोह में आने के लिए 90% से, तो सोचो थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। और थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें कवर करना जो आप लोगों को करवाई जा रही हैं। ठीक है, उन सारे टिप्स को फॉलो करना जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, आपके लिए जो अलग से भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है NCERT सीरीज, इसीलिए है ताकि अगर कहीं भी कोई दिक्कत ही ना रहे। 90% का मतलब समझते हैं, हर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर नंबर लेकर आना। और मैं तो चाहती हूँ बायो जैसे सब्जेक्ट में तो 95 तक से ऊपर कौन कौन बच्चा ला सकता है। ठीक है, इस बार जैसे आपने देखा होगा, इस बार ना 97 वाले बच्चों की मतलब सच में लाइन लगी थी। ठीक है, जितने बच्चों का मैंने रिजल्ट देखा, बहुत सारे बच्चों के 97 मार्क्स थे इस बार बायो में। अब देखना आप कब आपकी बारी है। ठीक है, आप लोग कैसे एग्जाम करके आते हो, आपके मार्क्स कैसे आते हैं। ठीक, तो फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे क्लास में, फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सिंटू, दीपा, चंद्रा, अंशुल, अंशिका, शिवम, सुमित, भगेल, रोहित, अनूप, आंचल, विशाल, प्रयाग, प्रज्ञा, सोमित, अमित, लखन, पूनम, सोनू, सौरभ, सागर, शिवा, मौसम, मुदित, एहसान, ममता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे, फिर हम जो है शुरू करते हैं। आज आप सभी को लग रहा होगा कि आज आपके NCERT वाली क्लास भी मतलब नहीं हो पाई। तो एक्चुअल में मैं बाहर थी थोड़ा, और उस टाइम रास्ते में आने में दिक्कत हो गई, तो वो लेट होने के कारण जो है आपकी क्लास नहीं हो पाई थी NCERT वाली। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चैप्टर नंबर 2, जो क्या है, मानव जनन है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्तव चक्र। ठीक है, बहुत बहुत मतलब एक तो मैं कहूं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, साथ में इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे है, हमें खुद के बारे में ही तो जानना है ना। जैसे हम पिछले कई दिनों से वही सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने पढ़ा मानव जनन के बारे में। देखो, जनन की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या चीज जरूरी है? निषेचन। निषेचन के लिए जरूरी है बेटा युग्मकों का संलयन। और युग्मकों का संलयन कब होगा? पहले तो युग्मकों का फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए हमने पढ़ा पहले नर जनन तंत्र, फिर पढ़ा हमने मादा जनन तंत्र, दोनों की संरचनाएं कैसी हैं, फिर हमने पढ़ा युग्मक जनन कहाँ पर होता है। ठीक है, बस वही सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मेल यानी कि नर की बात करूं तो नर का काफी आसान था, किसके कंपैरिजन में? फीमेल्स के कंपैरिजन में। हालांकि ये आपको कल लिखा हुआ मिल गया होगा, और इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही नोट करवा दिया, और कल मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई भी थी क्लास में। बस उसको एक बार रिपीट करना है। ठीक है, उसको एक बार जो है रिपीट करना है कि एक्चुअल में ये है क्या। हाँ, ये वही है। देखो पूरा एक बार शुरू से बता देती हूँ, अंजनन क्या है। अंजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। मीन्स क्या बनता है? एग, है ना। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। ठीक है, अंडक भी कह सकते हैं, एग भी कह सकते हैं। इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। और कब से ये प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है बेटा? लड़कों में शुरू होती है 12-13 वर्ष की आयु से, पर बच्चियों में उनकी कब से, जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसी के दौरान शुरू हो जाती है। और बच्ची की जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें ही कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं, यानी कि जिनको हम अंडजननी कहते हैं, तो बच्चे के अंदर कम से कम मिलियंस में अंडजननी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फिर इन कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन शुरू हो जाता है ना, समसूत्री विभाजन होता। और वहां पर फिर मैंने आपको बताया था क्या, फिर अर्धसूत्री विभाजन में ये प्रविष्ट कर जाती है। जब ये अर्धसूत्री विभाजन में प्रविष्ट करती हैं बेटा, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या है बेटा, जब ये अर्धसूत्री विभाजन में प्रविष्ट करेंगे तो वहां पर जो पूर्व अवस्था यानी कि प्रोफेज फर्स्ट जो है,
प्रोफेज फर्स्ट में जब ये पहुंचती है तो बेटा उस टाइम पर ये क्या करती हैं, प्रोफेज फर्स्ट में ये जो है ये कोशिकाएं, देखो इन कोशिकाओं में विभाजन हुआ था। विभाजन के बाद पहले यहाँ अंडजननी थी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अंडजननी थी। अंडजननी से क्या हुआ, अंडजननी थी, इनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन, बेटा समसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है, यहां पर यहां बनती है प्राथमिक अंडक, ठीक है, प्राथमिक अंडक, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक। यहां पर क्या बन चुका था आपका, प्राथमिक अंडक बन चुका था, ठीक है। क्या बना था, प्राथमिक अंडक बना था। और ये जो प्राथमिक अंडक था, ठीक है, ये जो प्राथमिक अंडक था, ये जो प्राइमरी oocyte थी, इसी के अंदर फिर क्या शुरू होता है, इन कोशिकाओं से विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन में ये प्रविष्ट होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन इनमें शुरू हो जाता है, किसमें, प्राथमिक अंडक में। तो यहां मैं लिख देती हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। प्राथमिक अंडक जो कोशिकाएं थी उनमें बेटा विभाजन होता है और फिर क्या है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जब ये प्रविष्ट करता है तो इस अवस्था में स्थायी तौर पर, ठीक है, क्या होता है, अस्थायी तौर पर अवरुद्ध हो, ठीक है। इन्हें प्राथमिक अंडक कहते हैं, लिखा हुआ भी है। फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, अरे भाई आप तो बड़े कम कम बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं आज, ठीक है, फटाफट से आ जाओ एक बार सारे प्यारे बच्चे, ठीक, फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे। फिर प्राथमिक पुटक बनता है, याद करो कल मैंने फिर क्या बताया था, प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक में क्या बताया था कल, आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, उसी को ही रिपीट करवा रही हूँ, ठीक है। और साथ में जो है बेटा आपको उसी को आगे कंटिन्यू करवाऊंगी, ये सारी चीजें है कहाँ, होता कहाँ है, कहाँ क्या बनता है। जो प्राथमिक पुटक था वो अपने बाहर एक लेयर, एक स्तर बना लेता है, किसका, कणिकाम्य कोशिकाओं का। और ये जो कणिकाम्य कोशिकाओं का स्तर बनाता है इसी को ही प्राथमिक पुटक बोला गया है। और इसके अंदर क्या है, प्राथमिक अंडक है, ठीक है। तो इसके बाद प्रत्येक जो प्राथमिक अंडक है वहां पर क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की परत से आवृत होता है और इन्हें प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है द्वितीयक पुटक, ठीक है। द्वितीयक पुटक में क्या होता है बेटा, द्वितीयक पुटक की अगर मैं बात करूं तो ये प्राथमिक पुटक जिसके बाहर कणिकाम्य कोशिकाएं थी, जिनको ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहा था, एक और अधिक आवृत, एक और अधिक परत बना लेता है। ये प्राथमिक अंडक था, प्राथमिक अंडक के बाहर क्या थी, ग्रैन्युलोसा सेल्स थी, ठीक है। इसके बाहर क्या थी, ग्रैन्युलोसा सेल्स थी। और उसके बाहर एक और स्तर इसने बनाया, किसका, थीका का, ठीक है। इसके बाहर एक और स्तर बनाया जिसको इसने क्या बोला है, जिसको इसने थीका बोला है, ठीक है। ये आपका क्या बना, द्वितीयक पुटक। फिर नेक्स्ट क्या था आपका, तृतीयक पुटक। अब बताओ, अब तो मेरे साथ साथ इतनी बार मैं बना चुकी, अब तो आपको याद हो गया होगा, याद नहीं, रट जाना चाहिए, अब तो रट जाना चाहिए। और अब ये वाली स्टेजेस को बताऊंगी कहां पर है, ठीक है, ये वाले स्टेजेस को बताऊंगी कहां पर है। विराट क्या हुआ बेटा, ठीक है, क्या हुआ, देखो नेक्स्ट क्या है, तृतीय पुटक की अगर मैं बात करूं, तृतीय पुटक क्या होता है, ठीक है, तृतीय पुटक टर्शियरी फॉलिकल। ये क्या होता है, इसमें क्या स्पेशल बात बताई थी मैंने, इसके अंदर एक गुहा होती है, ठीक है। 97 मार्क्स लाने पर आप अपनी वॉच दे दोगी, 97 प्लस, काजल ले लेना, ठीक है। अगर आपको 97 प्लस पे वॉच चाहिए तो ले लेना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपने देखा था ये आपका प्राथमिक पुटक है ना, सॉरी प्राथमिक अंडक, उसने अपने आसपास ही एक गुहा को डेवलप कर लिया जिसका नाम है एंट्रम। और यहाँ पर क्या है, ये आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, ये क्या है, ये है ग्रैन्युलोसा सेल्स। और उसके बाहर भी एक स्तर है, ठीक है, उसके बाहर भी क्या है, उसके बाहर भी एक स्तर है। और उस स्तर को हमने क्या बोला है, उस स्तर को हमने थीका बोला था, ठीक है। उसके बाहर भी एक स्तर है जिसको हमने थीका बोला था। तो इसके अंदर ये जो गुहा है एंट्रम, तरल भरी गुहा है,
ठीक है, और थीका के भी दो लेयर्स होते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है यहाँ तक कुछ समझने में, या ये याद है या ये क्लियर है? एक बार फटाफट बता दो। और कल तो आप लोगों का बायो का टेस्ट भी है, ठीक है, कल तो आप लोगों का बायो का टेस्ट भी है, ठीक है। 98 मार्क्स लाऊंगा, बस आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बताओ अब क्लियर है? जो तृतीय पुटक है इसके भीतर क्या है, प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और पहला अर्धसूत्री विभाजन ये कंप्लीट कर लेता है, और विभाजन के द्वितीयक जो आपका क्या है, जो द्वितीयक अंडक है, ठीक है, द्वितीयक अंडक और एक लघु प्रथम क्या बनती है, ध्रुवीय रचना, जिसको हमने पोलर बॉडी कहा था। और इसके बाद आपका फाइनली क्या बनता है बेटा, ग्राफी पुटक बनता है, ठीक है। जो तृतीय पुटक था वही आगे चलकर परिपक्व पुटक या फिर ग्राफिक पुटक में परिवर्तित हो जाता है। बताओ क्या अब क्लियर है? 97% लाऊंगी बेटा, कमेंट ही आपका चला गया, ठीक है, चलिए ठीक, चलो अब बताओ क्या ये क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो एक बार फटाफट बता दो। अगर इतनी बात क्लियर है तो फटाफट बता दो। ग्राफिक पुटक तक हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ, ग्राफिक पुटक तक हम सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टर्म है बेटा, नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। मैंने आपको बताया था फिर जो ग्राफिक पुटक बना है वो आगे चलकर फटता है और उससे द्वितीयक अंडक जो है अंडाशय से मोचित होता है, और यही प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं अमित, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब मैं यहां से आपको बताती हूँ, आर्तव चक्र पर आ जाते हैं। आर्तव चक्र है क्या? आर्तव चक्र है क्या? आर्तव चक्र के बारे में कल भी मैंने बताया था, एक ऐसा साइकिल होता है 28 से 29 डेज का होता है, ठीक है, जो क्या है, जो लड़कियों के अंदर शुरू होता है कब से, जब एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। अब जो जितने भी हमने यहाँ पर जो ये पढ़ी हैं, जो ये सारी चीजें पढ़ी हैं, उन्हीं को एक बार सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं कि कब कहाँ कैसे चल रहा है, ठीक है। ओके हर्षित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। चलो तो अब हम देखते हैं यहाँ पर बेटा, जो आर्तव चक्र है, आर्तव चक्र की शुरुआत कब से होती है? यौन आरंभ शुरू होने पर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो सबसे फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स होते हैं उसको हम मेनार्क कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं। अब ये जो हमने पूरी की पूरी जितनी भी चीजें कल परसों और एक दो दिन से जितना कुछ पढ़ा है, अब बताओ मुझे यहां तक जितनी चीजें मैंने बताई हैं, किसी प्यारे बच्चे को क्या उसकी थियरी में कोई दिक्कत है? आई होप थियरी डायग्राम सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप सारे प्यारे बच्चों को थियरी डायग्राम सब कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। देखिए अब ये जो साइकिल है, ये साइकिल कितने दिन का है? 28 डेज का साइकिल है, जहां पर अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, ये वाला डे कौन सा है, यहां से मान लो फर्स्ट डे है ना, और ये वाला क्या होगा, ये इसके बीच में यहां होगा बेटा 14th डे, ठीक है। ये कौन सा डे होगा? 14th डे। और ये वाला आपका डे कौन सा होगा? ये होगा 28 डे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से वो इस फ्लो चार्ट पे आते हैं, और यही वो चार्ट है, अगर आपने समझ लिया तो आपको जो है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। मैम 100 मार्क्स लेने पर मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, आपको 100 मार्क्स लेने पर जो है, आप जब आप आओगे तो हमसे मिलने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट, इसको बेटा 4 स्टेजेस में, 4 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? ठीक है, पहले तो हम देखो यहाँ पर जो है 4 अलग अलग जगहों पे भी चेंजेस चलते हैं। 4 अलग अलग जगहों पे कैसे चेंजेस चलते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। नीचे तो है नंबर ऑफ डेज, है ना। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि गर्भाशयी घटनाएं। गर्भाशय घटनाओं से क्या मतलब है? गर्भाशयी घटनाएं, गर्भाशयी घटनाओं से क्या मतलब है? ठीक है, गर्भाशय के अंदर क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, ठीक है, गर्भाशय के अंदर क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, ठीक है। मतलब जो ये 28 डेज का जो साइकिल है उसके अंदर बेटा क्या होता है, उसके अंदर जो है जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वहां पर भी क्या चलते हैं?
ठीक है, क्या चलता रहता है, वहां पर भी बेटा कुछ चेंजेस चलते रहते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा अब अंडाशय मतलब जो ओवरी थी, अंडाशय के जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय स्तर हार्मोन, मतलब जो अंडाशय में जो हॉर्मोन्स हैं उसमें क्या क्या बदलाव है, ठीक है, उसमें क्या क्या बदलाव है। नेक्स्ट हम इसमें और क्या देखने वाले हैं, अंडाशयी स्तर हार्मोन, ठीक है, अंडाशयी हार्मोन स्तर हो गया। अंडाशयी घटनाएं मतलब क्या, अंडाशय के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो अंडाशय के अंदर भी कुछ चेंजेस चलते रहते हैं, ठीक है, अंडाशयी घटनाएं, ठीक है, अंडाशयी घटनाएं। देखो जो ये साइकिल चल रहा है, जो 28 डेज का साइकिल है, तो दो जगह चेंजेस आते हैं। दो जगह कहाँ कहाँ पर आते हैं, दो जगह कहाँ कहाँ पर आते हैं। एक चेंज तो आता है गर्भाशय के अंदर और दूसरा चेंज आता है बेटा अंडाशय के अंदर। ओवरी और यूट्रस दोनों के अंदर चेंजेस आते हैं, पर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो जो बच्चे वन शॉट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वन शॉट में लेकर आऊंगी, वन शॉट में लेकर आऊंगी, पर अभी नहीं, ठीक है, पर अभी नहीं, क्योंकि आप अभी तो आपने बिल्कुल अभी अभी चैप्टर्स पढ़े हैं, अभी आपको याद है सारी चीज, तो अभी आप उनको रिवाइज करिए, लाऊंगी थोड़ा सा बाद में, ठीक है, थोड़ा सा बाद में, तो थोड़ा सा इंतजार करिए और टेस्ट देते रहिए। ठीक है, 95% लाने पर मैम आपका फोन चाहिए। बेटा मेरा फोन तो बहुत खराब सा है, क्या करोगे उससे मेरा फोन तो बहुत खराब सा है, छोटा सा फोन है, बताओ क्या करोगे उससे। देखो अब देखो यहाँ पर, और जो हॉर्मोन्स का स्तर है, ठीक है, हॉर्मोन्स का स्तर है, ये क्या है, इसमें अंडाशय हार्मोन का स्तर, ठीक है, इनके इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक, अंडाशय हार्मोन, हार्मोन स्तर, ठीक है, इसके जो हार्मोन है उस पर क्या क्या बदलाव आ रहा था, ठीक है, और क्या है, और जो है पीयूष ग्रंथि से भी इसमें कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन से है उसका स्तर क्या है, ठीक है, ये है आपके कौन से, जो पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्तर, ठीक है, एक इनका भी स्तर देखेंगे, इनमें क्या क्या चेंज। बेटा जब ये वाली स्टेज चल रही है तो इसमें ना 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, 4 अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर भी इसमें भी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें 28 डेज के अंदर ये साइकिल पूरा होता है। सबसे पहले वाली स्टेज को हम कहते हैं रजोधर्म, ठीक है, पहले वाली जो स्टेज होती है इसको हम कहते हैं रजोधर्म। इससे क्या मतलब है, ठीक है, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है, आपको एक एक चीज का मतलब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेटा आपको पता है कि जो 28 डेज का साइकिल है उसमें से फर्स्ट जो 5 डेज होते हैं वो वाला फेज कौन सा होता है, ब्लीडिंग वाला फेज होता है, ठीक है, उसमें कौन सा होता है, ब्लीडिंग वाला फेज होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें आपने क्या देखा, जिसमें आपने देखा कि अंदर की ओर इसमें एक स्तर है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अंतः गर्भाशय भित्ति कहते हैं। ये जो अंतः गर्भाशय भित्ति होती है, और अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ तो ये अंतः गर्भाशय भित्ति क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है, ये लेयर टूट जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, जिस इसके टूटने के कारण बेटा ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, ब्लड का फ्लो होता है। क्लियर है इतनी बात। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो पहला वाला जो फर्स्ट 5 डेज है वो कौन से होते हैं, रजोधर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रजोधर्म को दर्शाता है, ठीक है, पहले 5 दिन में किसको, रजोधर्म को दर्शा रहा है, ठीक है, और ये लो जिसमें फर्स्ट 5 डेज में ये ब्लीडिंग वाले फेज को दर्शाएगा, ठीक है। और यहां देखो मैं जो जहां पर ये ग्राफ को बना रही हूं, जहां पर मैं ये वाले ग्राफ को बना रही हूं, इस वाले ग्राफ में आपने एक बात दिख रही होगी, इधर किसके सामने बना रही हूं, गर्भाशय घटनाओं के, मतलब क्या है बेटा, इसमें गर्भाशय के अंदर क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं, तो गर्भाशय के अंदर यहाँ पर जो चेंजेस हैं
ओके अनमोल यादव, गर्भाशय के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं बेटा? गर्भाशय के अंदर यहाँ पर बदलाव ये आया कि ये जो उसके वॉल थी, जो लेयर थी, ये टूट गई है ना। गर्भाशय की जो अंतः कौन सी गर्भाशय भित्ति है, ये टूट गई। ये टूटी तो बिल्कुल ये नीचे आ गई, ठीक है। अब देखो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ये इसी को मैं आगे क्या करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। ये बिल्कुल टूट गई है। अब मान लो अगर निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, 100 में से 100 लाऊंगा, घर आओगी फारुखाबाद, बिल्कुल। अगर आप 100 में से 100 ले आते हो, ठीक है, अगर आप 100 में से 100 ले आते हो तो बिल्कुल पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी बेटा, ये है, आपने देखा कि किस तरह से जो ये वॉल है, अब ये अपने आप को ये टूटी और वापस से ये रिपेयर करने लगी नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ के लिए कैसे, मतलब इसको ये है कि अगर मे बी अगले मंथ में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, ठीक है, तो ये अंतः गर्भाशय भित्ति जब अंडाणु आएगा, ठीक है, जब मान लो वो जो फ्यूजन होगा अगर किसका, शुक्राणु का और अंडाणु का, तो जो युग्मनज आएगा वो इसी वॉल के अंदर आकर यहाँ पर आकर इसमें धस जाता है, ठीक है। तो ये इसी के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देती है। तो ये देखो पहले ये नीचे गई लाइनिंग, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं। ये लाइन नीचे गई है ना, क्यों, क्योंकि वो वॉल टूटी और वापस इसने खुद को अब क्या करना शुरू किया, खुद को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखो फिर इसमें और टिश्यूज बनने लग रहे हैं, और जितना ये लास्ट तक जाती है, ठीक है, 14th डे के बाद, 14th डे के बाद ये अपने आप को क्या करना शुरू कर देती है, पूरी तरह से प्रिपेयर करने लगती है। पूरी तरह से कैसे प्रिपेयर करने लगती है, मतलब ये अपने आप को पूरी तरह से, कि अगर अंडाणु आता है, अगर युग्मनज आता है फ्यूजन के बाद, तो उसको क्या कर सके, ठीक है, उसको क्या कर सके, वो यहाँ पर आसानी से उसको जगह मिल सके, ठीक है। अब ये देखो, ठीक, तो अब हमने क्या देखा कि भाई गर्भाशय के अंदर क्या चेंजेस चल रहे हैं। गर्भाशय के अंदर जो बॉल टूटी थी उसने अपने आप को रिपेयर किया और वो दोबारा से बन गई, ठीक है, वो दोबारा से बन गई। हो सकता है ये डायग्राम भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, मुश्किल तो है, मुश्किल है, पर 1 से 2 बार मैं आपको समझाऊंगी। 1 से 2 बार कैसे, एक बार अभी, एक बार क्वेश्चन वाली क्लास में, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ठीक है। चलो देखते हैं, वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैम 98 लाओगी तो क्या एक राखी बांधोगी, है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सूरज, तो बहुत बिल्कुल, अगर आप 98 मार्क्स लाओगे तो बहुत ज्यादा मुझे खुशी होगी और बिल्कुल आपको एक राखी बांधूंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ हॉर्मोन्स की बात करूं, जो अंडाशय के अंदर 2 हॉर्मोन्स होते हैं, 2 हॉर्मोन्स कौन से, एक तो बेटा मैं सबसे पहले वाले हार्मोन की बात करते हैं, अंडाशयी हार्मोन की जगह पहले हम पीयूष ग्रंथि वाले हार्मोन्स की बात करते हैं, जिसमें बेटा जब ये रजो दर्शन वाला जो फेज है, जो ब्लीडिंग वाला जो फेज है, उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर यहाँ पर जो है क्या होगा, FSH का लेवल हाई होता है, ठीक है। इस टाइम पर क्या होता है, एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है FSH हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है FSH हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा FSH। तो ये मैंने बनाया है क्या, FSH हार्मोन। तो स्टार्टिंग के डेज में FSH का लेवल जो है थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है, बस स्टार्टिंग के 5 डेज। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका और इस टाइम पे LH का लेवल कम, ठीक है, और अब धीरे धीरे करके 14th डे पर जब हम आते हैं तो LH और FSH दोनों का ही लेवल बढ़ जाता है। या आपने किसको देखा, ये आपने देखा LH, ठीक है, ये वाला हार्मोन कौन सा है, ये वाला है LH, ठीक है। चलिए ये कौन सा है, ये है बेटा LH। अब जब आपने देखा यहाँ पर ये चेंजेस थे हमारे पीयूष ग्रंथि वाले, इनका भी पूरा मतलब समझाऊंगी कि यहाँ ऊपर क्यों जा रहे हैं, बाकी जगह नीचे क्यों है, ठीक है। लास्ट में आते आते ये फिर कम हो जाता है, ठीक है, अब लास्ट में आएगा तो ये फिर से कम हो जाएगा और यहाँ पर जो है FSH बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, इसी में ही कौन सा हार्मोन है, नेक्स्ट है बेटा आपका
जो अंडाशय के अंदर है, ठीक है, जिसमें आपका है जैसे एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां तक जो है एस्ट्रोजन का लेवल कम है, पर एस्ट्रोजन का लेवल भी 14th डे पर आते आते बढ़ने लगता है, ठीक है। 14th डे पर आते आते क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। इसका लेवल भी क्या होता है कि 14th डे पर आते आते बढ़ जाता है। अब आपने यहां पर ही एक और हार्मोन है, ठीक है, ये कौन सा था, ये है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है एस्ट्रोजन। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी दूसरे हार्मोन की। दूसरा हार्मोन कौन सा, दूसरा हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एस्ट्रोजन को थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन के लिए तो जगह ही नहीं बची, ठीक है। चलिए, तो यह सबसे पहले हम प्रोजेस्टेरोन को ही बना लेते हैं, ठीक है, पहले हम प्रोजेस्टेरोन को ही बना लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बिल्कुल कम रहता है, यहां तक देखो, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये कम है, पर लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या किया है, बढ़ा दिया है। ये क्या है, ये है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन से क्या मतलब है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों बढ़ा है, एक तो बेटा ये बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, है ना, और ये लास्ट में जो पित्तपिंड होता है, पित्तपिंड वाली जो अवस्था होती है उससे ये सिक्रिएट होता है, ठीक है। तो उस टाइम जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा थियरी की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन यही आते हैं, बाकी जितनी थियरी की जरूरत है वो मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, वो मैं आपको लिखवाऊंगी। ये प्रोजेस्टेरोन था। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, दूसरे बात करते हैं हम इसमें एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अभी भी इससे तो ज्यादा ही है, और यहां पर आते आते जो है एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, यहां पर आते आते एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे यहां पर कम, जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, ठीक है। ये कौन सा था बेटा, ये था एस्ट्रोजन, ठीक है, ये क्या है, ये है एस्ट्रोजन, क्लियर है, ये कौन सा हार्मोन है, ये है एस्ट्रोजन। अब आपने यहां पर क्या देखा, आपने देखा कि इसके अलावा जो ओवरी है, जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या क्या चल रहा है, अंडाशय के अंदर क्या क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अंडाशय में। मैंने आपको बताया था कि यहां पर सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपका प्राथमिक अंडक होता है, ये रहा, ठीक है, ये क्या है, ये है प्राथमिक अंडक। अब प्राथमिक अंडक से प्राथमिक पुटक बनेगा, ठीक है। मैम ये किताब में नहीं है बेटा, ये किताब में ही है, ये पूरा फ्लो चार्ट पूरा किताब में है, डायग्राम है, अरे समझाने तो दो, समझाने तो दो। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी खत्म थोड़ी हुआ है। मैंने क्या कहा था, पहले जब खत्म हो जाए पूरा और मैं कह दूं कि क्लास बंद हो गई, तो तब बोलना कि मैम समझ में नहीं आया ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो है, हाँ इसमें 4 अलग अलग स्टेजेस बताई थी मैंने, एक है रजोधर्म, एक है पुटुक, ठीक है, एक कौन सी है, एक है पुटुक वाली अवस्था, एक है श्रावी अवस्था, ठीक है, एक कौन सी है, एक है आपकी श्रावी अवस्था। चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि ये जो आपका प्राथमिक अंडक बना है, ठीक है, प्राथमिक अंडक ने, अब मैंने याद करो कल आपको क्या बताया था कि अंडाशय के अंदर क्या चलता है, प्राथमिक अंडक से ही अपने बाहर कुछ स्तर बना लेता है कोशिकाओं का, कौन सी कोशिकाएं, कणिकाम्य कोशिका, और अब हमने इसको क्या बोला था, प्राथमिक पुटक बोला था, याद आया क्या बोला था, प्राथमिक पुटक बोला था, ठीक है, प्राथमिक पुटक बोला था। विशाल यादव बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आती ना कोई चीजें, तो क्या होता है कि उनके लिए फिर वो थियरी होती है, ठीक है, उनके लिए थियरी होती है।
वैसे समझने का तरीका यही होता है जिससे आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। समझने का तरीका तो मैं आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। बेटा फिगर तो खत्म ही नहीं हुआ, पहले शांति तो करो, मुझे समझाने तो दो, समझाने तो दो। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर मैंने ये प्राथमिक पुटक बना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, ये प्राथमिक अंडक अभी भी इसके अंदर है। इसके बाहर कौन सी कोशिकाएं हैं, इसके बाहर कुछ कोशिकाएं हैं जिनका नाम क्या था, जिनका नाम है कणिकाम्य कोशिकाएं। और उसके बाहर अब इसने एक और स्तर बना लिया था, अब इसने एक और स्तर बना लिया, किसका, एक थीका का स्तर बना लिया। और अब हमने इसको क्या नाम दिया, अब हमने इसको नाम दिया द्वितीयक पुटक, ठीक है। अब याद करो अब क्या हुआ था, ये वापस से आपका क्या है, ये है बेटा आपका प्राथमिक अंडक। और इसने अपने बाहर इस बार एक यहाँ पर एक गुहा भी डेवलप कर ली थी, इसने अपने यहाँ गुहा भी डेवलप कर ली। और ये इसमें क्या है, कुछ और कोशिकाएं हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है कणिकाम्य कोशिकाएं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, कणिकाम्य कोशिकाएं। और ये जो कणिकाम्य कोशिकाएं हैं, साथ में ये एक और स्तर बना रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है थीका, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थीका, ठीक है। अब मैं आपको पूरी पूरी कहानी सुनाऊंगी, ठीक है, पूरी कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम ड्रॉ करने दो। अब क्या था, इसके बाद नेक्स्ट क्या बनता है, ग्राफी पुटक। देखो अब तो मैं इतनी बार बना चुकी हूँ, ये पुटक भी आपको याद हो गए होंगे। प्राथमिक अंडक था, अब इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो चुका है और अब क्या बना है, द्वितीयक पुटक बना है, ठीक है बेटा, क्या बना है इसके अंदर, द्वितीयक पुटक बना है, ठीक है। तो ये लो, अब इससे क्या बन गया आपका द्वितीयक पुटक। और इसके बाहर ये गुहा है, ये गुहा कौन सी है, एंट्रम गुहा है। इसके बाहर कुछ कणिकाम्य कोशिकाएं हैं, ठीक है, कुछ क्या है, कुछ ये कणिकाम्य कोशिकाएं हैं। और यहाँ पर ये थीका का स्तर अभी भी है, ठीक है, ये थीका का स्तर क्या है, ये थीका अभी भी है, ठीक है, ये थीका अभी भी है। अब ये कौन सा है, ये है बेटा ग्राफी पुटक, ठीक है, ये क्या है, ये है ग्राफी पुटक। अब ये ग्राफी पुटक फटता है और इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है अंडक, इससे क्या निकलता है, अब ये फटेगा और इसी से ही क्या निकलेगा, अंडक निकलेगा। कौन सा अंडक निकलेगा, द्वितीयक अंडक। अब आ जाओ यहां पर देखो, जो ये 28 डेज का, अब मेरी बात को पूरी सुनो, अब सोचो मैम को कुछ पढ़ा नहीं रही, ऐसे सोचो कोई कहानी सुना रही हूँ और वो कहानी सुननी है आपको, बस कहानी समझनी है। बेटा ये साइकिल कितने डेज का होता है, इधर कितने डेज लिखे हैं, 28। हर एक 28 डेज में एक एग मैच्योर होता है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, जो ये 28 डेज का साइकिल है, इन 28 डेज में एक एग जो है क्या होता है, परिपक्व होता है, ठीक है, एक एग जो है वो परिपक्व होता है, वही रिलीज होता है, ठीक है, वही रिलीज होता है। किस लिए, अब उसको थोड़ी पता है कि कब शुक्राणु आएगा, कब फ्यूजन होगा, बस उसका तो काम है हर मंथ रिलीज होने का, उसका तो काम है हर मंथ रिलीज होने का। पर कब कब क्या क्या स्टेजेस आती हैं, तो बेटा जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं वो ब्लीडिंग वाला फेज होता है, ठीक है, ब्लीडिंग वाला फेज होता है, जिसको हमने रजोधर्म नाम दिया है। जहां पर मैंने आपको बताया कि जो आपकी अंतः गर्भाशय भित्ति है वो टूट जाती है, अगर वो टूट जाएगी तो जो ये टिश्यूज हैं, आपने देखा ये नीचे चला गया इसका लेवल, है ना। और जो इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लो है, एस्ट्रोजन भी लो है, बस किसका स्तर हाई है, एफएसएच का स्तर हाई है। अब सब कुछ वापस से शुरू होगा, सब कुछ वापस से शुरू होगा ये 5 दिन के बाद, है ना, कोई फ्यूजन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए ये भित्ति जो है टूट जाती है, ठीक है, इसीलिए भित्ति टूट जाती है, ठीक है। पहले आपने एक बात समझनी है, ये पीरियड्स का रीजन क्या है, ठीक है, ये आर्तव चक्र जो पीरियड्स हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो हो क्यों रही है बेटा, वो इसलिए होती है कि यहाँ पर क्या है, ये आपका कौन सा वाला पार्ट है, एम्पुला। देखो पहले ये रीजन समझो, फिर आप रिलेट कर पाओगे। ये क्या है, ये है अंडक, ठीक है, ये क्या है, अंडक है, एग है, किसके साथ फ्यूज करता है, ये फ्यूज करता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु के साथ, ठीक है, किसके साथ फ्यूज करता है, शुक्राणु के साथ।
और युग्मकों का संलयन क्या बना देता है? युग्मकों के संलयन से बनता है जाइगोट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम युग्मनज कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज के अंदर लगातार विभाजन होता है और ये विभाजन करता 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 कौन सी अवस्था पर पहुंच जाता है? भ्रूणीय अवस्था, या फिर हम कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पर। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पर पहुंच जाता है तो बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पर आकर यहां आकर धस जाता है। ठीक है, कहां आकर धस रहा है? जो अंतः गर्भाशय भित्ति है। क्या मेरी बात समझ में आई कुछ? ठीक है, कुछ समझ में आई? देखो मैंने क्या बताया है, दोबारा सुनो अगर कंफ्यूजन है। बेटा एग जो रिलीज होता है वो अंडाशय से होता है। ठीक है, जो द्वितीय कंडक बन रहा है वो अंडाशय में बन रहा था। जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में होता है। और जो बच्चा है, जो भ्रूण बनेगा, जो बच्चा बनेगा, जो फीटस बनेगा, वो कहां बनेगा? वो गर्भाशय के अंदर बनेगा। अब रिलेट कर पाओगे। तो यहां पर इनका फ्यूजन हुआ, इनका निषेचन हुआ, और उसके बाद ये एक ऐसी अवस्था पर पहुंचता है जब ये भ्रूणीय अवस्था, अभी मैं भ्रूणीय अवस्था ही कहूंगी क्योंकि आपको ब्लास्टोसिस्ट नहीं पता, फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, जब ये भ्रूणीय अवस्था पर पहुंच जाता है तो ये गर्भाशय के अंदर जो एक भित्ति होती है, कौन सी भित्ति? अंतः गर्भाशय भित्ति। ये भित्ति अपने आप को तैयार करती है। किस लिए तैयार करती है? कि ताकि जब ये आए, ठीक है, ताकि जब ये भ्रूण आए, जब ये बच्चा आए तो ये इसको सहारा दे सके, इसको सपोर्ट कर सके, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो इसने क्या किया है? पिछले 28 डेज का जो साइकिल चल रहा था ये अपने आप को तैयार कर लेती है। ब्लड वेसल्स इसमें अच्छी खासी बन जाती हैं, टिश्यूज बन जाते हैं, और ये जो कोरक पुटी आती है ये इसके अंदर आके धस जाती है, या ये मानो बच्चा आके इसके अंदर धस गया। हालांकि ये अभी बच्चा बना नहीं है, पर अभी आप सिंपल रखने के लिए यही समझो कि जो बच्चा है वो आया और वो इससे आके चिपक गया। ठीक है, ये बात तब की है, पर जब अगर निषेचन होता है, क्या हर मंथ निषेचन होता है? ठीक है, क्या हर मंथ निषेचन होता है? बताओ, ऐसा थोड़ी है। ह्यूमन बींग्स के इतने बच्चे थोड़े ही हैं, है? ऐसा थोड़ी होता है। हर मंथ में तो निषेचन नहीं होता। अगर ये निषेचन हो जाता है तो ये भित्ति नहीं टूटेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये भित्ति नहीं टूटेगी, और अगर ये भित्ति नहीं टूटेगी तो बेटा पीरियड्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो पीरियड्स नहीं आएंगे। पर हर मंथ तो फ्यूजन नहीं होता, हर मंथ में तो ये सब नहीं होगा। अगर निषेचन नहीं है, अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अब इस भित्ति की कोई जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो मेरी बात के? अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ये इतनी भारी हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कि अंदर से इसकी जो रक्त वाहिनी है वो टूट जाती है, ये भित्ति टूट जाती है और उसमें से रक्त आने लगता है। ठीक है, यही पीरियड्स है एक्चुअल में, जो कब है? जो हमने यहां दिखाया स्टार्टिंग के 5 डेज तक। ठीक है, ये स्टार्टिंग के क्या है? ये स्टार्टिंग के 5 डेज है, जहां मैंने आपको हॉर्मोन्स का लेवल भी बताया है, जहां मैंने आपको हॉर्मोन्स का लेवल भी बताया है, जिसमें एफएसएच का लेवल हाई होता है। अब अगर मान लो इस मंथ में नहीं हुआ फ्यूजन, ठीक है, तो अगला एग भी तो मैच्योर होना शुरू होगा। अगला ये द्वितीय कंडक है, अब ये अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा? ये अपने आप को परिपक्व करना शुरू कर देगा, है ना? किसके लिए? निषेचन के लिए। तो इसने क्या किया? ये आपका प्राथमिक कंडक है, इसके अंदर ये क्या है बेटा? ये है प्राथमिक कंडक। ठीक है, प्राथमिक कंडक है, जो मैंने किससे दिखाया है? जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है। और ये जो संरचना बनी है ये है प्राथमिक पुटक। ठीक है, ये कौन सा है? ये है प्राथमिक पुटक। पूरी संरचना को हम प्राथमिक पुटक कहेंगे। फिर द्वितीयक पुटक, जिसको मैं सेकेंडरी लिख रही, फिर टर्शरी यानी कि तृतीय पुटक। ठीक है, अब ये पुटुकी अवस्था बनाना शुरू कर दिया, जिसके अंदर जो प्राथमिक कंडक बन रहा है, और प्राथमिक कंडक से फाइनली क्या बना है? द्वितीय कंडक बना है। ठीक है, अब इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया यहाँ पर द्वितीय कंडक। ठीक है, तो देखो ये सब चेंजेस जो है साथ साथ चल रहे हैं, हर मंथ होते हैं। जहां पर वापस गर्भाशय की जो भित्ति है जो टूटी थी वो अपने आप को वापस रिपेयर कर लिया और टिश्यूज ने वापस ग्रो करना शुरू कर दिया, जिसमें आपने क्या देखा है? जिसमें आपने देखा कि टिश्यूज वृद्धि कर रहे हैं, इसी लाइन को हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब हाँ, आज आप लोगों की एनसीईआरटी वाली क्लास नहीं हो पाई थी, कल करवाऊंगी, कल कराऊंगी।
ठीक है। दूसरा, आपने देखा कि किस तरह से जो यहाँ पर क्या है, गर्भाशय के अंदर भी चेंजेस चल रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि जो पुटक है, पुटकों की वृद्धि चल रही है। ठीक है, जिसमें आपका क्या बना, प्राथमिक पुटक बना, द्वितीय पुटक बना, तृतीय पुटक बना और फाइनली ग्राफिक पुटक बना। और जब ग्राफिक पुटक बनता है तो बेटा ग्राफिक पुटक के अंदर द्वितीय कंडक भी बनता है। और 14th डे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 14th डे होता है इस टाइम पर ये ग्राफिक पुटक फटता है। ठीक है, ये ग्राफिक पुटक फटता है और जब ये ग्राफिक पुटक फटता है तो इस टाइम पे LH का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या है, यहां देखो मैंने पिंक कलर से कौन सा कलर दिखाया है, LH है ना, कौन सा, किसका लेवल हो जाता है, LH का लेवल हाई हो जाता है। और जब LH का लेवल हाई होता है तो ये फटता है और इसमें से द्वितीय कंडक निकलता है। क्लियर? ठीक है, तो बेटा और देखो नीचे भी नाम लिखे हैं, जो ये वाली अवस्था है इसकी, इस अवस्था को पुटुकी अवस्था कहते हैं। कब? जो 5 से 14th डेज तक चल रही है, क्योंकि इस अवस्था में पुटकों की वृद्धि होती है। अब जो द्वितीय कंडक इससे निकला है और इस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई है, FSH का भी हाई है, पर सबसे ज्यादा अगर आप आंसर टिक करोगे तो LH पे जाना है। ठीक है, जब ग्राफिक पुटक फटा तो द्वितीय कंडक निकला। ठीक है, द्वितीय कंडक निकला और उसी टाइम पे अगर उस द्वितीय कंडक को शुक्राणु मिल जाता है तो फ्यूजन होगा और ये आकर यहाँ पर एम्बेडेड हो जाएगा और ये वॉल नहीं टूटेगी और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन नहीं हो, ये वाला काम है। पर अगर अब ऐसा तो नहीं है, हर मंथ तो जो है फ्यूजन नहीं होता है, हर मंथ तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फट गया। ठीक है, ये जो है आपका द्वितीय कंडक, ये सॉरी ग्राफिक पुटक फट गया और उसमें से द्वितीय कंडक निकला। ठीक है, अब ये धीरे धीरे अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है मैम घड़ी का टाइम गलत है, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक, अगर ये नहीं फटता तो बेटा ये क्या होना शुरू हो जाता है, ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये डीजनरेट होना शुरू होता है और ये एक अवस्था बनाता है, एक अवस्था बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पित्तपिंड। ठीक है, अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके ये क्या होने लगता है, ये डीजनरेट होने लगता है, और डीजनरेट मतलब खत्म होने लगता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पित्तपिंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा पित्तपिंड। ठीक है, ये क्या है, ये बना है पित्तपिंड। ठीक है, ये बना है पित्तपिंड, ये क्या बना है, ये बना है पित्तपिंड। ठीक है, बताओ इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फटाफट से एक बार बता दो अगर ये क्लियर है। ठीक है, अगर ये क्लियर है, फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये हाशिए का होता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है, ये खत्म खत्म खत्म। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये सब हुआ है ना, निषेचन नहीं हुआ, तो वापस से अब जो ये इतनी भित्ति बनी है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटा ये किस लिए थी, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। अब बच्चा ही नहीं है और अगर बच्चा नहीं है तो ये क्या होगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वापस से टूट जाएगी और सेम साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब बताओ क्या आपको मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई, या जो हमने कल पढ़ा था गर्भाशय के अंदर क्या पुटुकीय प्रवस्था, ठीक है, या पुटकों की जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या वो आप लोगों को समझ में आया, क्या वो क्लियर है, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है? तो एक बार जो है फटाफट बता देंगे सारे प्यारे बच्चे, बायो वाला हार्ट भेज देंगे। ठीक है मैम, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, आर्थिक चक्र पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके हार्मोन्स पे इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं अकेले पे। इस पे क्वेश्चन ये भी आता है, आपको ये वाली लाइंस दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा हार्मोन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी, क्वेश्चंस की क्यों टेंशन ले रहे हो। वृद्धिशील का मतलब होता है जो ग्रोथ जो चल रही है। ठीक है, जैसे ये इनका क्या है, ग्रोथ चल रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आया ये प्राथमिक पुटक द्वितीयक पुटक क्या था, कहाँ क्या चल रहा है, ये मैम क्यों पढ़ा रही थी कल इसको। ठीक है भाई, बायो वाला हार्ट तो भेजो, अगर क्लियर है तो बायो वाला हार्ट भेजो एक बार फटाफट से। ठीक है,
एक बार बताएंगे? ठीक, बताओ। अब आ जाते हैं हम वापस, जो हमने एक दो टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, ये वाली स्टेज कौन सी थी आपकी? ये थी रजोधर। ठीक, ये वाली स्टेज कौन सी थी? ये था रजो ये थी आपके रजोधर्म। ठीक है, रजोधर्म। ठीक, रजोधर्म। अब आपने यहां पर देखा आतव चक्र में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है बेटा रजो दर्शन। रजो दर्शन क्या होता है? प्रथम रजो धर्म, मेंस्ट्रुएशन, है ना? आपने देखा होगा कब से स्टार्ट होता है बेटा? एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब बताओ, कभी जब फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए एक टर्म दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसको हम प्रथम रजोधर्म कहते हैं। कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है यौन आरंभ, यानी कि जो प्यूबरिटी वाली आयु होती है 12 से 13 वर्ष की जो आयु है। ठीक है, 12-13 वर्ष की जो आयु है। कैसे? क्योंकि हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उस टाइम पे। जो मैंने आपको बताया था कि कौन से हार्मोन होते हैं, एक्चुअल में उससे पहले क्यों नहीं शुरू होता? क्योंकि बेटा जो हमारा मस्तिष्क है वहां पर हाइपोथैलेमस नाम का एक हार्मोन होता है, और जिससे क्या रिलीज होता है? जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच, जिसको हमने क्या बोला है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नहीं, आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, और एनसीईआरटी वाली सीरीज होगी कल को, याद से, उसको मत भूल जाना। ठीक है, तो वहां से क्या रिलीज होता है? जीएनआरएच रिलीज होता है, और जीएनआरएच जाकर एक्ट करता है कहाँ? जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, अग्र पीयूष ग्रंथि, वहां से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनका नाम है एफएसएच और एलएच। हाँ, तो ये आपको क्लियर होगा। साथ में मैंने आपको अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन भी बताया। ओव्यूलेशन क्या है? जो आपका परिपक्व पुटक है, जो ग्राफी पुटक है, ठीक है, जो ग्राफी पुटक है 14th डे पर, है ना, वो क्या है? फटता है, और जब वो फटता है तो उससे द्वितीय कंडक निकलता है। मोचित का मतलब होता है निकलना, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो बेटा ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हो रहा है अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग, सब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अंडोत्सर्ग पे। ठीक है, अंडोत्सर्ग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब की बार बायो में 100 के पार, 100 के पार क्या 101 पे लेके जाओगे? ठीक है, बस 100 ले आना। ठीक है, आपकी बार बायो में 100 नंबर ले आना। तो ये वाला क्या कहलाता है बेटा? अंडोत्सर्ग। ये ग्राफी पुटक बना। देखो, पहले प्राथमिक पुटक था, फिर द्वितीयक पुटक, फिर तृतीय पुटक, फिर आपका ग्राफी पुटक, जिसको हमने परिपक्व पुटक भी कहा है। परिपक्व मतलब मैच्योर, वो अब मैच्योर हो चुका है, और जब वो फटता है तो उसके फटने पर द्वितीय कंडक निकल रहा है, और यही वाला स्टेज क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग या ओव्यूल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। बेटा आर्तव चक्र की अगर हम बात करें तो कितने दिन का साइकिल है? ये है 28 से 29 डेज का साइकिल, और इसको वापस जो है दोबारा से शुरू हो जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की जो घटना है उनको क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, आर्तव चक्र कहते हैं। टेस्ट कब होगा, कैसे होगा? देखो, टेस्ट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपका वेडनेसडे को टेस्ट होगा, और जो वेडनेसडे में टेस्ट होगा वो मैं आपको शाम को भेजूंगी। ठीक है, मतलब कल जो आपकी क्लास होगी 6 PM, ठीक है, 6 PM इस वाली क्लास के बाद, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी एक कॉपी और पेन पर ईमानदारी से सॉल्व करना है। मतलब पेन पर नहीं, पेन से सॉल्व करना है कॉपी पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? उसके बाद मैं कोई भी एक डे रखूंगी जहां पर हम आपका वो टेस्ट सॉल्व करेंगे, और आप मेरे साथ साथ अपने आंसर्स को चेक करते जाएंगे, और खुद को ईमानदारी से नंबर भी देंगे, और फिर मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आपको मैं टेस्ट कल दूंगी, पर लेकिन उसको जो है सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, उसको सॉल्व कराऊंगी। तो सॉल्व कब करेंगे, किस दिन करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, वो मैं आप लोगों को तभी बता दूंगी। एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर। ठीक, फटाफट एक बार बताओ, क्या जो आज वाला टॉपिक था आर्तव चक्र कितने बच्चों को क्लियर है? ठीक है, कितने बच्चों को क्लियर है? फटाफट से एक बार बता देंगे सभी प्यारे बच्चे।
ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, जिसमें हमने बस और कुछ नहीं करना, ये डायग्राम देख लो, और ये डायग्राम जितने अच्छे से सीख लोगे उतना बढ़िया है। फर्स्ट 5 डेज रजोधर्म ब्लीडिंग वाला फेज होता है, जिसमें एफएसएच का लेवल हाई होता है। उसके बाद क्या होता है, अंडाशय के अंदर हमने देखा कि पुटक परिवर्धन हो रहा है, इनकी वृद्धि होती जा रही है, और साथ में जो है जो यूट्रस की वॉल है वो भी अपने आप को क्या करती है, ग्रो मतलब वृद्धि करना शुरू कर देती है। फिर जब हम 14th डे पर आते हैं तो ग्राफिक पुटक जो बना है वो फटता है, ठीक है, इसको, और इसमें क्या होता है, फटता है तो ये प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है, जिसमें वो द्वितीय कंडक को रिलीज करता है, और यहाँ एलएच का लेवल इस टाइम पे हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होता है। फिर अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर बेटा क्या होता है, ये धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और क्या बना देता है, पित्त पिंड बना देता है, ठीक है, और इस वाली अवस्था को हम श्रावी अवस्था कहते हैं, ठीक है, और इसी को डे बाय डे, ठीक है, कैसे क्या होता है, बाकी कल की क्लास में मैं उसको आपको थोड़ा सा लिखवा भी दूंगी, एक एक पॉइंट कि कौन सी स्टेज पर क्या क्या हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक, और उसके बाद की स्टेजेस को फिर हम आगे चलेंगे, फिर क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे वापस कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय।